नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं आपको एमए फाइनल का 7वां प्रश्न पत्र अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग महासभा के कार्य एवं शक्तियों की चर्चा करूंगी। गत व्याख्यान में हमने महासभा के गठन और उसके सामान्य कार्य और दूसरा कार्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि के बारे में चर्चा की थी। उसी व्याख्यान को आगे बढ़ाते हुए महासभा के जो महत्वपूर्ण कार्य और शक्तियां हैं, उन शक्तियों के बारे में ही मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। तो सामान्य कार्य में हमने जैसे महासभा की विचार विमर्शी निकाय के रूप में इसके जितने भी कार्य थे उसके बारे में अध्ययन किया था कि किस तरह से यह अंग जो है वो विचार विमर्श या अन्वेषण, पुनर्विलोकन या पर्यवेक्षण किया जाता है इस अंग के द्वारा। अनुच्छेद 10 में भी महासभा को व्यापक शक्ति प्रदान की गई है इस संबंध में, जिसमें यह प्रावधान भी है कि महासभा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के क्षेत्र में आने वाले या इस चार्टर में प्रावधानित अंगों की शक्तियों और कार्यों से संबंधित किसी भी प्रश्न या विषय पर विचार विमर्श कर सकती है। विचार विमर्श के बाद महासभा इन प्रश्नों और विषयों पर सदस्य राज्यों को या सुरक्षा परिषद को या दोनों को सिफारिश कर सकती है। तो इस तरह के सामान्य कार्यों के बारे में हमने चर्चा की थी पूर्व के व्याख्यान में। इसी क्रम में जैसे दूसरा महत्वपूर्ण कार्य महासभा का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करना, जो कि चार्टर का अनुच्छेद 13 में व्यवस्था की गई है, और इसमें यह कहा गया है कि दो व्यवस्थाएं हैं मूल रूप से। पहली, राजनीतिक क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करना तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि का निरंतर विकास करने और उसको संहिताबद्ध करने में प्रोत्साहन देना। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में अभिवृद्धि करना तथा मूल वंश, लिंग, भाषा या धर्म के आधार पर भेद किए बिना ही सभी के लिए मानव अधिकार और मूल स्वतंत्रताओं को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना। तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करने का महत्वपूर्ण कार्य महासभा के पास में भी है। फिर तीसरे कार्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। इस अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए 3 प्रकार के कार्य महासभा के द्वारा किए जाते हैं। पहला, जैसे विचार विमर्श प्रारंभ करना। चार्टर का अनुच्छेद 11 के परिच्छेद 2 के अनुसार महासभा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित किसी विषय पर विचार विमर्श कर सकती है। ऐसे प्रश्नों पर विचार विमर्श तब किया जाता है जब वे संयुक्त राष्ट्र के किसी सदस्य द्वारा या सुरक्षा परिषद द्वारा या चार्टर के अनुच्छेद 35 के परिच्छेद 2 के अधीन संयुक्त राष्ट्र के गैर सदस्य द्वारा महासभा के सामने लाए जाते हैं। इसी तरह सिफारिश करने का कार्य अनुच्छेद 11 के परिच्छेद 2 के अनुसार महासभा विचार विमर्श के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने से संबंधित किसी प्रश्न पर संबद्ध राज्य या राज्यों को या सुरक्षा परिषद को या दोनों को सिफारिशें कर सकती है, लेकिन महासभा द्वारा उन विषयों पर सिफारिश नहीं की जा सकती जिन पर सुरक्षा परिषद विचार कर रही हो, यदि सुरक्षा परिषद ऐसा करने के लिए अनुरोध नहीं करती। यानी सुरक्षा परिषद के अनुरोध करने पर ही यह कार्य महासभा के द्वारा किया जाएगा। यद्यपि ऐसे मामलों में महासभा सिफारिश नहीं कर सकती, किंतु यह शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के अन्य भी उपाय कर सकती है जो सिफारिश शब्द में शामिल नहीं है।
इन सिफारिशों के अतिरिक्त महासभा को सुरक्षा परिषद का ध्यान ऐसी स्थितियों की ओर आकर्षित करने की शक्ति प्रदान की गई है जिनके कारण अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के खतरे में पड़ने की संभावना यदि लगती हो तो महासभा स्वयं चलाकर सुरक्षा परिषद का ध्यान ऐसी स्थितियों की तरफ आकर्षित करती है। इसी तरह सामूहिक उपाय करने के लिए, जैसे शांति के लिए संगठित होने का संकल्प भी महासभा के दायित्व में आता है। महासभा द्वारा किए जाने वाले सामूहिक उपायों के संबंध में चार्टर में हालांकि कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन फिर भी प्रारंभ में महासभा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सामूहिक उपाय करने के लिए प्राधिकृत नहीं थी, लेकिन महाशक्तियों की विचारधाराओं और नीतियों के अंतर ने पारस्परिक संघर्ष और उनके बीच असहयोग को प्रेरित किया। ऐसे संघर्ष के मुख्य परिणामों में से एक यह था कि महाशक्तियां अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के प्राथमिक कार्य को प्रभावी ढंग से नहीं कर सकी जो उन्हें सुरक्षा परिषद द्वारा सौंपा गया था। इसलिए संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उपाय खोजना आवश्यक हो गया, क्योंकि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों द्वारा प्रयोग किए गए वीटो के प्रयोग के कारण यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में असफल हो गए। इस कारण संयुक्त राज्य अमेरिका ने फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के समर्थन से 3 नवंबर 1950 को महासभा के 5वें नियमित सत्र के समक्ष शांति के लिए संगठित होने का संकल्प पेश किया, जो 52 मतों से स्वीकार किया गया। हालांकि 5 मत इसके विरोध में भी गए थे। महासभा ने शांति के लिए संगठित होने के अधीन 3 नवंबर 1950 को 3 संकल्पों को स्वीकार किया। इन 3 संकल्पों में से एक संकल्प ए वह संकल्प है जिसे यहाँ शांति के लिए संगठित होने का संकल्प कहा गया है। संकल्प की उद्देशिका ने ही शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए सुरक्षा परिषद के प्राथमिक उत्तरदायित्व की महत्ता की पुनः पुष्टि की। इसी तरह से संकल्प के अनुभाग बी के द्वारा 14 सदस्यों के शांति पर्यवेक्षण आयोग का गठन किया गया, जिसमें सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य भी शामिल होंगे और इस आयोग का कार्य उन क्षेत्रों में परिस्थिति का पर्यवेक्षण करने का कार्य और उस पर रिपोर्ट देना था जहां शांति को खतरा हो। इसी तरह से संकल्प के अनुभाग सी के प्रावधान द्वारा संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों को उस सहायता जिसे वे शांति और सुरक्षा के पुनः स्थापना के लिए सुरक्षा परिषद या महासभा के किसी सिफारिश के समर्थन में प्रदान करने की स्थिति में होते हैं, कि प्रकृति और क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए अपने संसाधनों का सर्वेक्षण करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो ये इस तरह के कार्य हैं जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों से अपने राष्ट्रीय सशस्त्र बलों के अधीन ऐसी सेनाओं को तैयार करने की सिफारिश भी करता है, जिसे महासभा या सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर संयुक्त राष्ट्र इकाई या इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए तत्काल उपलब्ध कराया जा सके। इसी तरह से अनुभाग संकल्प का जो डी है उसमें 14 सदस्यों की सामूहिक उपाय समिति की स्थापना भी महत्वपूर्ण है और ई में भी सामान्य प्रकृति की बातें कही गई है। तो ये शांति के लिए जो उपाय किए जाते हैं वो भी महत्वपूर्ण उपाय है और ये महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं महासभा के द्वारा। फिर है जैसे निर्वाचन से संबंधित कार्य या निर्वाचक कार्य भी किए जाते हैं महासभा के द्वारा। इसके अंतर्गत जैसे महासभा सुरक्षा परिषद के सभी 10 अस्थायी सदस्यों को निर्वाचित करती है। इनमें से 5 सदस्य प्रत्येक वर्ष अनुच्छेद 23 के परिच्छेद 2 के अनुसार तब निर्वाचित किए जाते हैं जब 5 सदस्य 2 वर्ष के कार्यकाल को पूरा करने के पश्चात पदमुक्त हो जाते हैं। इसी तरह महासभा आर्थिक और सामाजिक परिषद के सभी 54 सदस्यों को निर्वाचित करती है। इनमें से 18 सदस्य प्रत्येक वर्ष अनुच्छेद 61 के परिच्छेद 3 के अनुसार निर्वाचित किए जाते हैं। इसी तरह महासभा न्यासिता परिषद के कुछ सदस्यों को भी निर्वाचित करती है।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 15 न्यायाधीशों को निर्वाचित करने का कार्य भी महासभा के द्वारा किया जाता है। न्यायाधीश सुरक्षा परिषद और महासभा द्वारा एक दूसरे से स्वतंत्र होकर समानांतर मतदान के जटिल प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं और संयुक्त राष्ट्र का महासचिव सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। महासभा उन सहायक अंगों के लिए सदस्यों का चुनाव करती है जो अनुच्छेद 22 के अधीन उसके द्वारा स्थापित किए जाते हैं। तो इस तरह से निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण कार्य भी महासभा के द्वारा किया जाता है। फिर जैसे कुछ मामलों में सदस्यों के प्रवेश, उनका निलंबन और निष्कासन के बारे में भी महत्वपूर्ण कार्य महासभा करती है। किसी सदस्य को सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश दिया जाता है। महासभा सुरक्षा परिषद को उन सदस्य राज्यों के निलंबन के मामलों में भी सहयोग देती है जिनके विरुद्ध प्रवर्तन कार्यवाही की जाती है। इसी प्रकार महासभा सुरक्षा परिषद के साथ उन सदस्य राज्यों के निष्कासन में सहयोग करती है जो लगातार चार्टर का उल्लंघन करते हैं। वित्तीय जैसा महत्वपूर्ण कार्य भी महासभा के द्वारा किया जाता है। यह संगठन के आय व्यय का जो भी लेखा है उस पर विचार करती है और उसका अनुमोदन भी करती है। यह व्यय के उस अंश को निर्धारित करती है जो प्रत्येक सदस्य द्वारा वहन किया जाता है और विशिष्ट अभिकरणों के वित्तीय और आय व्यय व्यवस्थाओं पर विचार करती है और अनुमोदन करती है। इतना ही नहीं, इन अभिकरणों के प्रशासनिक आय व्यय लेखाओं का परीक्षण भी इसके द्वारा किया जाता है। फिर है जैसे पर्यवेक्षण संबंधी कार्य या निरीक्षणात्मक कार्य भी महासभा करती है। अन्य अंगों के तथा संगठन के विशिष्ट अभिकरणों के कार्यों का पर्यवेक्षण इसके द्वारा किया जाता है। यह अन्य अंगों के अर्थात आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यासिता परिषद या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय की रिपोर्ट पर भी विचार करती है और सुरक्षा परिषद के वार्षिक तथा विशेष रिपोर्ट पर भी यह विचार करती है। तो महासभा के कुछ और भी कार्य हैं। इन विविध कार्यों में हम 3 महत्वपूर्ण कार्यों की चर्चा करेंगे। जैसे पहला है, यह सहायक अंगों की स्थापना भी करती है जिन्हें वह अपने कार्यों को करने के लिए आवश्यक समझे। यानी महासभा को यदि लगे कि उसको कुछ कार्य करने के लिए सहायक संगठन या समितियों के गठन की आवश्यकता है तो वह ऐसे कार्य भी महासभा समय समय पर करती है। और इसी के साथ जैसे अनुच्छेद 96 के परिच्छेद 2 के अनुसार महासभा संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों और विशिष्ट अभिकरणों को विधिक प्रश्नों पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सलाहकारी राय के लिए अनुरोध करने पर अधिकार प्रदान कर सकती है। यानी अनुरोध करने पर ही वो सलाहकारी राय का अधिकार प्रदान करती है। इसी तरह महासभा चार्टर में संशोधन कर सकती है। चार्टर का संशोधन तब किया जा सकता है जब सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों को शामिल करके महासभा के 2/3 सदस्यों द्वारा संशोधन को स्वीकार किया गया हो। यह अनुच्छेद 108 में व्यवस्था की गई है। तो ये ऐसे कार्य हैं जो कुछ कार्य तो महासभा स्वयं करती है, कुछ कार्य दूसरे अंगों के साथ मिलकर करती है, जैसे सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर करती है। सलाहकारी राय के अनुरोध करने का अधिकार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को देती है और कुछ कार्य ऐसे हैं जिनमें दूसरे अंगों के साथ भी प्रभावित किया जा सकता है, जैसे सदस्यों के निष्कासन या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा मिलकर किया जाता है। कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो जैसे विवादों का निपटारा है या विवादित पक्षकारों को समुचित प्रक्रिया या पद्धति की सिफारिश करने का कार्य है। ये ऐसे कार्य हैं जो महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों ही अंगों के द्वारा किए जाते हैं। तो जैसे भी हो, महासभा के द्वारा
जितने भी कार्य किए जाते हैं वो महत्वपूर्ण दायित्व के रूप में हैं और महासभा उन कार्यों को करने में बहुत हद तक सफल भी रही है। धन्यवाद।